नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रखी है हमारे संवाददाताओं ने नजर। जुड़ेंगे उनसे और इन खबरों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी हुई, जहां हावड़ा में रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा है। शुक्रवार यानी 31 मार्च को आज एक बार फिर से हिंसा शुरू हुई। हावड़ा के शिवपुर में पथराव हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। शुक्रवार को पत्थरबाजी उस समय शुरू हुई जब मीडियाकर्मी एक दिन पहले हुई हिंसा का हाल दिखाने के लिए शिवपुर में पहुंचे थे। इस दौरान शुक्रवार को यानी कि आज ही दोपहर 1:15 पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई मीडिया कर्मियों को चोटें आई हैं। यही नहीं, इस मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई। ऐसे में सवाल प्रशासन पर उठ रहा है कि आखिर एक दिन पहले हिंसा के बाद भी पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके चलते ये दूसरे दिन भी हिंसा शुरू हो गई है। और इससे पहले हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव कर दिया था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश होने लगी। इसके बाद RAF को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के शिवपुर इलाके में दहशत और तनाव महसूस किया जा रहा है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। बीजेपी ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतें। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम बात बन गई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो आज चुप क्यों हैं। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दादा, ये हो क्या रहा है? पहले राम भक्तों पर पथराव और आज मीडिया कर्मियों पर भी इस तरह से शिवपुर में जिस तरह से हमले हो गए, पथराव हो गया। क्या बंगाल की पुलिस बिल्कुल कल की घटना के बाद भी सचेत नहीं हुई थी? नहीं, देखिए लालचा, ये मैं सुबह से बोलता आ रहा हूं कि आज शुक्रवार है और जब तक शुक्रवार का दिन नहीं निकल जाते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा तजुर्बा है पिछले इतने सालों की कि यहाँ पे, मुझे पता नहीं बाकी प्रदेशों के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये एक ट्रेडिशन है, आप इसको अगर ट्रेडिशन कहे तो जाहिर सा है कि आप जैसे दर्शकों को बता रहे थे कि फिर से पथराव हो गया और पत्रकारों के ऊपर हो गया, लोगों के ऊपर हो गया, पुलिस के ऊपर हो गया, होना ही कुछ भी बोले, कुछ भी दावा किया जाए। और खासतौर से मैं पत्रकारों के बारे में बता दूं कि जिन लोगों को लगा है मेरे भाई जैसे है,
ये बच्चों अब फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए मैं काफी चिंतित हूँ। और दूसरी बात है कि यहाँ पे पिछले कई सालों से पत्रकार पीट रहे हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये भी यहाँ का एक ट्रेडिशन बन चुके हैं लालचंद। और दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी तक, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जो भी बता रहे हैं कि रिएक्शन दिया है, नहीं दिया है। किसी एक मीडिया को उन्होंने फोन पे कुछ बात कही है जिसका मतलब रिएक्शन नहीं है। आप भी काफी सीनियर पत्रकार है, आप जानते हैं कि रिएक्शन किसको कहते हैं। जब तक सबके पास ये रिएक्शन उनकी बयान नहीं पहुंचता है, उसको रिएक्शन नहीं कहते हैं। सबको सवाल करने की मौका ना मिलता है, उसको रिएक्शन नहीं कहते हैं। इसीलिए अभी तक उन्होंने रिएक्शन नहीं है, जब नहीं दिया है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अभिषेक बनर्जी ने। और अभिषेक बनर्जी ये दावा किया है कि जब 2-4 दिन पहले बंगाल की कुछ बीजेपी की सांसद है जो अमित शाह गृह मंत्री से मिलने रात को गए थे दिल्ली उनके निवास पर, उन्हीं पे ये प्लान बन चुका था और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। कल का जो, अगर ये मालूम था तो क्यों इसके बारे में किसी तरह की कोई पहले से इंतजाम नहीं किया गया, ये तो मेरा समझ में नहीं आया। दूसरी बात है कि जो मीडिया को ममता बनर्जी ने कुछ रिएक्शन दिए हैं, वहां पे उन्होंने आरोप लगा दिया है, उन्होंने गुनहगार को आइडेंटिफाई कर लिया है। किसी भी तहकीकात के पहले उन्होंने बता दिया है कि इन्होंने किया है और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कार्रवाई का क्या मतलब है या तहकीकात का क्या मतलब है। जबकि शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए की मांग कर दी है और अदालत के सामने पीआईएल भी दाखिल कर दिया, जिसके ऊपर सोमवार सुनवाई होना है। जी, आपने जिक्र किया शुक्रवार का दिन, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस दिन ना निकलें, इस इलाके से ना निकलें। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसमें जो राजनेताओं के बयान होते हैं, अभी हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि चेतावनी दे रही हूं, इन इलाकों से नहीं निकलिएगा नहीं तो कार्रवाई होगी। ऐसे बयानों से भी कहीं ना कहीं जो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं शह मिलता है। प्रसेनजीत दा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, ये कोई धर्म की बात नहीं है। ये जो किसी भी धर्म पे, किसी भी मजहब में कोई भी एंटी सोशल होते हैं तो उनको लगेगा कि अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे कह रहे हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। तो हम कुछ करके दिखाते हैं तो करना ही है उन लोगों को। ये सारे एंटी सोशल्स है, अब भूल जाइए उसके मजहब के बारे में। तो कह रहा हूं कि इधर से नहीं जाना चाहिए, उधर से नहीं जाना चाहिए, इस तरह के कहा संविधान में लिखा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर, चुने हुए चीफ मिनिस्टर, वो कह सकती है कि इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस मजहब की ज्यादा लोग रहते हैं। इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उस मजहब के लोग ज्यादा रहते हैं। जी, ये अगर होने लगे हैं तो इसका नतीजा क्या हो सकता है मुझे पता नहीं। आप लोग राजधानी में बैठे हुए हैं, आप लोग सोचे। बिल्कुल। और लेकिन इस बीच में जिस तरह से ये टकराहट हो रही है, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, मुख्यमंत्री को तो यह कहना चाहिए था कि अगर कोई गैर कानूनी काम नहीं करता है तो वो किसी भी दिन निकले, किसी भी इलाके से निकले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन अब जब स्थिति बिगड़ी है तो क्या अब काबू में है, हालात काबू में है फिलहाल? देखिए, काबू में है मतलब अब जैसे कहा कि आज भी कई सारे पत्रकार वहां पे काम करने के लिए पहुंच गए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह से पथराव हुए। आप देखे भी हैं, उनका फोटो लहूलुहान हो चुके हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, आज का रात बीतने दीजिए, इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और पुलिस मंत्री ने पूरी तरह से सारे आरोप अपने ही हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर दे दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट क्या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई अलग एक एंटिटी है? तो अगर पुलिस हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट की गलती है तो वो तो सीधी तरह से पुलिस मंत्री की गलती है। बिल्कुल। तो पता नहीं वाले किसकी आरोप किसके ऊपर वो डालना चाहती है, किसकी दोष को उन्होंने छिपाना चाहती है, ये मेरा समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा सवाल सीएम पर ही है कि जिम्मेदारी, एक तो पहले बयान दे उस तरह का दिया और उसके बाद अब जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए।
और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और ये बड़ी खबर गुजरात से आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दे दिया है। न्यायालय ने केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में जुर्माना लगा दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केजरीवाल को न्यायालय ने जुर्माने की राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, केजरीवाल, जब कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम आता है तो उनके साथ एक बात जुड़ती है, हिट एंड रन जैसी चीजें, ठीक है, उसके बाद आरोप और माफी जैसी चीजें, लेकिन लगता है अब एक चीज और जुड़ गई है और वो चीज है जुर्माना। आज जिस तरह से गुजरात हाईकोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया है, साफ संदेश है कि बिना मतलब की चीजों को लेकर के न्यायालय के पास जाने का या फिर राजनीतिक का जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ऐसी चीजों को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र कि अरविंद केजरीवाल का विवादों के साथ नाता रिश्ता जो है बहुत पुराना रहा है। सत्ता में आने से पहले आपने देखा कि लगातार वो धरना प्रदर्शन के लिए ही जाने जाते थे और सत्ता में आने के बाद भी वो अनाप शनाप जो हरकतें हैं वो करते हुए नजर आते थे और कई बार धरने पर सत्ता में आने के बाद भी वो बैठने की वो कोशिश करते रहे। तो अपने आचरण को लेकर, अपनी जो गतिविधि है उसको लेकर वो मीडिया की सुर्खियां बटोरना हमेशा चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू राजीव शुक्ला के साथ यूट्यूब पर जो दिखाई पड़ रहा था इन दिनों, उस पर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और कई पत्रकारों के साथ इंटरव्यू में वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे थे कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो बहुत कम है। और कई दफा वो मीडिया चैनलों पर इस बात का हवाला देते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री बहुत कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है जब कोर्ट ने उनके ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना जो है वो ठोक दिए हैं और केंद्रीय सूचना आयोग ने जो यह कहा था कि डिग्री उनकी दिखाई जा सकती है, उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने पीएमओ से भी ये कहा है कि उनकी MA या जो स्नातक की डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो विवादों से नाता रिश्ता, जो चोली और दामन का जो उनका संबंध रहा है, वो एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, उनकी डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे थे, इससे उनको मुंह की खानी पड़ी है। मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को अमित शाह ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था और प्रधानमंत्री की डिग्री पर कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो खुद अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं कि भारतीय लोकतंत्र में जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस समय इस बात पर खास चर्चा हुई कि जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कोई शैक्षणिक योग्यता रखी जाए या नहीं रखी जाए, और बहुत सोच समझ करके नहीं रखी गई। और प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता है, ये संविधान में वर्णित है। लेकिन फिर भी केजरीवाल जब इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो राजनीति में इसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं किसी बौखलाहट में बिना मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पर यह अपने यहाँ जो बिहार में कहावत है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी अगर शादी हसुआ की हो रही है, जो काटने वाली जो हथियार होती है, उसमें जो छोटा हथियार होता है जो खुरपी, उसका गीत नहीं गाया जाता है। यह एक कहावत बिहार में बहुत प्रचलित है। वही अरविंद केजरीवाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता पर सवाल खड़े करने का यह कोई अभी वक्त नहीं है और हमेशा वो
मैंने आपको पहले भी कहा कि वो विवादों से उनका चोली और दामन का रिश्ता रहा है और यह वक्त ही नहीं था कि पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाए। यह बात कहां से उनके जहन में आई और राजीव शुक्ला के उस इंटरव्यू का हवाला देकर जिसमें पीएम मोदी इस बात को स्वीकार करते हैं, मैंने भी उस इंटरव्यू को देखा है यूट्यूब पर, वो कह रहे हैं कि हमने डिस्टेंस से जो है वो डिग्री हासिल की है, हमने जो है वो हमारी पढ़ाई लिखाई इतनी है। जो स्वीकारोक्ति है उसमें कहीं से भी किसी तरह का छिपाने का कोई आभास जो है उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर ऐसे में उनके ऊपर ये सवाल खड़ा करना, और आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान में जिन बातों का उल्लेख है और वो पढ़े लिखे हैं, IRS हैं, वो अपने को कहते हैं कि हम एक उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, और फिर टोंटिंग वे में वो पीएम मोदी के ऊपर हमला कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा हो, उस देश का क्या होगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। जबकि ये स्पष्ट तौर पर जो पुराने लोग हैं, जो पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना और योग्य होना, विद्वान होना और व्यवहारिक होना, ये दोनों दो चीजें हैं। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल हो या कोई जरूरी नहीं है, और कम पढ़े लिखे लोग, निरक्षर लोग जो हैं, अंगूठा छाप लोग जो हैं, वो भी उच्च पदों पर आसीन होते हैं और बड़ा नाम हो जाते हैं। सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि सीताराम केसरी बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं जी, और सियासत में उन्होंने अच्छा नाम किया है। तो सियासत में योग्यता का सियासत से कोई वास्ता नहीं है, व्यवहारिकता का सबसे बड़ा वास्ता है कि अगर जो राजनीति करने वाला नेता जो व्यवहारिक है, जो वही योग्य है, जो व्यवहारिक है वो जनता से ज्यादा जो रास्ता कायम रखेगा वह नेता ज्यादा सफल है। उसका बहुत पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बड़े वर्ग का भी ये अपमान होता है जो किसी न किसी भी वजह से वंचित हैं और शिक्षा किसी वजह से वो हासिल नहीं कर पाते हैं। और संविधान सभा ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया था कि ऐसे लोगों को आप राजनीति में आने और सार्वजनिक जीवन में आने से नहीं रोक सकते, इसीलिए ये फैसला किया गया था, योग्यता तय नहीं की गई थी। तो जरूर केजरीवाल जैसे लोग जब इस तरह का सवाल उठाते हैं तो इससे उस बड़े वर्ग का अपमान भी होता है। बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सियासत में ऐसा उदाहरण बहुत भरा पड़ा है लालचंद, जहां पर कि कम पढ़े लिखे लोग, अंगूठा छाप लोग, जो दस्तखत करने वाले जो लोग थे, जिनको सिर्फ दस्तखत करना आता था, ऐसे भी बहुत सारे लोग विधायक हुए, सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, राज्यों में मंत्री हुए। और बिहार की बात करें, बिहार में राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री हुई, उनके बारे में ये हमेशा कहा जाता रहा कि वो मात्र 5वीं पास हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए हमारी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत कम हुई। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जब उच्च पदों पर आसीन जो राजनेता हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई, लेकिन वो दक्ष और कुशल प्रशासक हुए, कुशल राजनेता हुए। तो ऐसे में इस तरह का अपमान करना, उन राजनेताओं की खिल्ली उड़ाना, मुझे लगता है कि थोड़ा हास्यास्पद है। और कोर्ट ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस पर सवाल खड़ा किया था, कोर्ट में जो है उन्होंने मामला वो लेकर गए थे और उस पर गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला आया। जाहिर सी बात है कि एक नकली और फर्जी मुद्दा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल है, प्रधानमंत्री की तरफ से समय पर इस बारे में पेश भी किया गया है सबूत। जैसा मैंने कहा कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी डिग्री दिखाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जोड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल और प्राइवेट हॉस्पिटल की हड़ताल की। राजस्थान में चिकित्सकों और सरकार के बीच सुलह का कोई भी मार्ग आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे राइट टू हेल्थ विधेयक के विरोध में राजस्थान में निजी चिकित्सालयों की हड़ताल अभी भी जारी है। एक तरफ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा इस विधेयक की वापसी की मांग की जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रही। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इस बीच चरमरा गई हैं और राज्य के करीब लगभग 2500 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम विरोध के कारण बंद पड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि इस कानून से लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि निजी अस्पतालों पर बेवजह का बोझ पड़ेगा।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जयपुर से हमारे साथ धर्मेश भारती जी, मुरारी गुप्ता जी बल्कि जुड़ चुके हैं। जी मुरारी जी, ये जो विधेयक लाया गया है और जिस तरह से लगभग 12 दिन से ये हड़ताल जारी है, स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है, ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठेगा कि इस बिल को लाने से पहले क्या इसमें व्यापक विचार विमर्श नहीं किया गया, तभी इस तरह की स्थिति बनी है। मुरारी जी। बिल्कुल अर्जुन, इस बात पर लगातार बहस हो रही है। डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया तो उनसे इस पर चर्चा नहीं हुई, उनसे बातचीत नहीं हुई और अभी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो निजी अस्पताल है उनके हित कहीं ना कहीं इसमें टकरा रहे हैं। हालांकि जो सियासत के जानकार लोग हैं उनका कहना है कि ये पूरी तरह एक चुनावी बिल इसको कह सकते हैं, जिसमें लोगों को एक 25 लाख तक का बीमा करने की बात कही गई है। लेकिन एक डेवलपमेंट आज जरूर हुआ है छोटा सा कि आज सुबह जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे प्राइवेट जो चिकित्सक हैं वो उनके प्रतिनिधि मिले हैं, उनसे मुलाकात की और सरकार ने 3 IAS अफसरों की कमेटी बनाई है जो कमेटी ये जो डॉक्टर हैं हड़ताल करने वाले उनसे बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और तब कहीं जाकर कुछ आगे कुछ नई चीज, कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह सरकार अड़ी हुई है और निजी जो डॉक्टर है वो अड़े हुए हैं दोनों चीजों पर, उससे लगता नहीं है कि इसमें कोई निर्णय पर पहुंचने की स्थिति बनने वाली है। इसका सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग जो राजस्थान से बाहर इलाज करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आज एक अच्छी बात ये हुई कि जो राजस्थान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल है उसके जो रेजिडेंट्स है वो काम पर लौट आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से उन लोगों ने भी प्राइवेट जो डॉक्टर है उनके इस हड़ताल का समर्थन किया था, वो आज लौट आए तो इसलिए OPD थोड़ी थोड़ी संचालित होने लगी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसका रेजिडेंट का भी जो एक दड़ा है वो अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनके साथ अभी अपनी हड़ताल में शामिल है। हमारी बात हुई थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय कपूर, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक ये राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं होगा हम अपनी हड़ताल को वापस नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं लाजम ये ऐसा लगता है कि ये मुद्दा अभी खिंचने वाला है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो राजस्थान की जनता है उनको होने वाला है। आज जब अब जाकर इतने दिनों के हड़ताल के बाद 3 लोगों की कमेटी सरकार बना रही है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने अब जाकर ये कमेटी बनाई। अगर पहले इस तरह का विचार विमर्श कर लेते तो ये स्थिति नहीं आती। इस बीच में विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उसने क्या स्टैंड लिया है इस मामले पर, मुरारी जी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान के लोगों के हितों की बात करते सरकार से आगाह कर रही है। माननीय जो बीजेपी के जो नए प्रेसिडेंट है उनका भी ये बयान आया था कि इस मामले में सरकार को जो हड़ताली डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे आम लोग परेशान नहीं हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये बात लगातार कह रही है कि ये जो बिल है इस पर सरकार को नरम रुख अपनाते हुए जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है प्राइवेट, उनसे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे मामले में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जरूर। अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। यहाँ गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चल रही है, जैसे चिरंजीवी योजना है या तमाम जो जिससे फ्री जिनको इलाज मिलता है, तो उन लोगों ने बड़े लेवल पर यानी मास डी-एम्पैनलमेंट की शुरुआत की कि हम जो सरकारी स्कीम्स है उनका फायदा यानी उनसे हम अपने अस्पतालों को दूर कर रहे हैं, उनसे अलग कर रहे हैं। तो इसका मुझे लगता है आने वाले दिनों में और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है यदि ये चीजें कंटिन्यू रही तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी इस खबर पर जोड़ करके हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जयपुर से मुरारी गुप्ता जी जुड़े हुए थे और इसी के साथ आज की खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।